स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का ये सेशन कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है। ये सुब्रमण्यम भारती जी की शानदार कविता भारत आवर लैंड का एक अल्टीमेट वन शॉट एक्सप्लेनर है। अगर परीक्षा में पूरे अंक लाने का टारगेट है तो बिल्कुल सही जगह है हम लोग। आज इस पूरी कविता को ऐसे डिकोड करेंगे ना कि हर एक लाइन दिमाग में एकदम छप जाएगी। एक सेकंड के लिए सोचिए, एक ऐसा देश जिसका पूरी दुनिया में कोई टक्कर ही ना हो, जिसके पास ऐसी खूबियां हों जो और किसी के पास हैं ही नहीं। क्या सच में ऐसी कोई जगह है? बिल्कुल है, और वो है अपना प्यारा भारत। आज इस एक्सप्लेनर में हम यही समझने वाले हैं कि आखिर कवि ने हमारे देश को फियरलेस यानी बिल्कुल बेजोड़ क्यों कहा है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। बात होगी नेचर की महिमा की, फिर कल्चरल हेरिटेज, उसके बाद पोएटिक डिवाइसेस, फिर एक मजेदार वन शॉट रिवीजन और एंड में सबसे जरूरी टॉप एग्जाम प्रश्न। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, नेचर की महिमा, हिमालय और गंगा। कवि बड़े ही गर्व के साथ कहते हैं, माइटी हिमावंत इज आर्स, जेनरस गंगा इज आर्स। इन लाइंस का सीधा सा मतलब है कि हमारे पास दुनिया के सबसे ताकतवर और विशाल पहाड़ हैं और साथ ही सबसे पवित्र और जीवन देने वाली नदी भी है। ऐसा अद्भुत संगम पूरी दुनिया में कहीं और मिल ही नहीं सकता। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ दो वर्ड्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला है हिमावंत, जिसका मतलब है विशाल और ताकतवर हिमालय जो हमारी अजय शक्ति को दिखाता है, और दूसरा है जेनरस यानी कि दयालु। हमारी गंगा नदी का नेचर हमेशा देने वाला होता है। इन दोनों डेफिनेशंस को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। अब सवाल आता है कि गंगा को जेनरस या दयालु क्यों कहा गया है। इसे थोड़ा डेली लाइफ से कनेक्ट करके देखते हैं। ये नदी पीने के लिए पानी देती है, किसानों की खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी लाती है। पूजा पाठ हो या जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार, सब में गंगा जल सबसे जरूरी होता है। ऐसी मान्यता है कि इसमें डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो क्या दुनिया में ऐसी कोई और नदी है? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन पर, कल्चरल हेरिटेज, हमारे ग्रंथ, ऋषि मुनि और मूल। हमारी सांस्कृतिक विरासत कितनी महान है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उपनिषद और गीता जैसे पवित्र ग्रंथ यहीं लिखे गए हैं। और कमाल की बात तो यह है कि आज इनका असर सिर्फ भारत तक लिमिटेड नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में लोग अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन इनमें ढूंढते हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक हमारे ग्रंथों की तारीफ करते हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारा ज्ञान आज भी पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में दो और वर्ड समझने होंगे जो एग्जाम्स में पक्का पूछे जाते हैं। एक है गैलेंट, यानी वो बहादुर वॉरियर्स जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, और दूसरा है सेजेस, जिसका मतलब है वो ज्ञानी साधु संत और ऋषि मुनि जिन्होंने अपनी तपस्या और ज्ञान से इस धरती को पवित्र बनाया। इन दोनों के बिना हमारी हिस्ट्री पूरी नहीं होती। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, भारत में दिव्य संगीत की एक एकदम अलग ही परंपरा रही है। चाहे वो भगवान कृष्ण की बांसुरी हो जिससे मन शांत हो जाए, या शिव तांडव जिसे सुनकर शरीर में एनर्जी आ जाए, हमारा संगीत पूरी दुनिया में गूंजता है। आज भी बिहार का छठ गीत सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ग्लोबल लेवल पर हम जो बुद्ध धर्म या मार्शल आर्ट्स का असर देखते हैं ना, उसकी जड़ें भी इसी देश में छिपी हैं। हमारे इस इतिहास के लिए कविता में एक बहुत ही शानदार टर्म यूज हुआ है, होरी एंटिक्विटी। इसका सीधा सा मतलब होता है हमारा बेहद प्राचीन और गौरवशाली अतीत। ये शब्द हमें याद दिलाता है कि भारत कोई कल का बना हुआ नया देश नहीं है, बल्कि एक ऐसी महान सभ्यता है जिस पर हम सबको बहुत गर्व होना चाहिए। चलिए अब आते हैं सबसे स्कोरिंग पार्ट पर, डिकोडिंग पोएटिक डिवाइसेस, एग्जाम सीक्रेट्स। इन पोएटिक डिवाइसेस को ध्यान से समझते हैं क्योंकि मार्क्स यहीं से बनते हैं। पहला है एलिटरेशन, जहां शुरुआत के कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होते हैं। इसे याद रखने की ट्रिक बहुत सिंपल है। ए से एलिटरेशन और ए से आवाज का रिपीट होना, जैसे माइटी हिमावंत। दूसरा है पर्सोनिफिकेशन। इसमें पर्सन वर्ड पर फोकस करिए, यानी जब हम निर्जीव चीजों को इंसानों वाली खूबियां देते हैं, जैसे जेनरस गंगा, या देश को शी कहकर बुलाना। और तीसरा है मेटाफर, यानी बिना लाइक या एज के सीधा तुलना कर देना, जैसे भारत को गोल्डन लैंड कहना। इसी तरह दो और इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं। एक है हाइपरबोल, जिसका मतलब है किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना, जैसे कविता में लिखा है, धरती पर इसका कोई बराबर नहीं है। और आखिरी है इमेजरी, जब कवि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे कि पढ़ते ही दिमाग में एक पिक्चर बन जाए, जैसे हिमालय की ताकत या गंगा की शांति महसूस होना, तो उसे इमेजरी कहते हैं। इन्हें नोट कर लीजिएगा, ये सीधे एग्जाम में आते हैं।
और अब वक्त है द फाइनल स्प्रिंट का, क्विक रिवीजन और टॉप क्वेश्चंस। इस पूरी कविता को बस इन 4 पॉइंट्स में माइंड में सेट कर लीजिए। नंबर 1, हमारी नेचर की बेजोड़ ताकत जो हिमालय और गंगा से दिखती है। नंबर 2, हमारी महान सांस्कृतिक विरासत जिसमें उपनिषद आते हैं। नंबर 3, हमारे बहादुर योद्धाओं और ज्ञानी संतों का सम्मान। और नंबर 4, अपनी होरी एंटिक्विटी यानी प्राचीन और गौरवशाली अतीत पर अत्यधिक गर्व महसूस करना। बस यही इस पूरी कविता का निचोड़ है। अब देखते हैं वो टॉप 5 प्रश्न जो एग्जाम में एक मार्क के लिए पक्का पूछे जाते हैं। भारत आ लैंड के कवि कौन है? सुब्रमण्य भारती। हिमावंत किसको रेफर करता है? शक्तिशाली हिमालय को। इंडिया को गोल्डन लैंड क्यों कहा गया है? इसकी सुंदरता और समृद्धि के कारण। पर्सोनिफिकेशन का एक एग्जाम्पल, शी इज प्योरलेस। और होरी एंटिक्विटी का मतलब एक प्राचीन और गौरवशाली अतीत। इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो लिटरेचर सेक्शन में मार्क्स एकदम पक्के हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि हमारा इतिहास, हमारी प्रकृति और हमारी संस्कृति कितनी महान और बेजोड़ हैं। लेकिन इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक महत्वपूर्ण सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। हमारी इस महान विरासत को जानने के बाद आज हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा देश दुनिया में हमेशा ऐसे ही पियरलेस बना रहे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है परीक्षा की तैयारी मजबूत हो गई होगी। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।